हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर की। कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है एवोल्यूशन चैप्टर से, क्या वेटेज रहती है इस चैप्टर की। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको 2-3 क्वेश्चन इस बार भी मिलेंगे, और ज़्यादा मिल जाए 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आने ही आने हैं। कहाँ से मिल सकता है क्वेश्चन? एडेप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, होमोलोगस ऑर्गन और आपका एनालोगस ऑर्गन, इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आपको इससे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। ठीक है जी। तो आपका 7.3 एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन पे आइए। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन में आपका होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ से। इसको पढ़ जाइएगा, क्या है होमोलोगस ऑर्गन, क्या है एनालोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलना है। तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो मेरे लेक्चर देख लीजिए। खैर आप पढ़ लीजिए, आखिरी समय में लेक्चर कंफ्यूज हो गया, आप छोड़िए। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इसको मैं इस लेक्चर में पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस बार आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आया नहीं है पिछले 1-2 साल से। इसके अलावा आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरा प्रिडिक्शन है एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से, और एक क्वेश्चन आपको एडेप्टिव रेडिएशन से मिलना चाहिए। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि 3 क्वेश्चन तो मिनिमम और भी आने की उम्मीद। चलिए हम लोग फोकस करते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को। आइए, तो ये 3 मैंने सॉर्ट आउट किए हैं। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, जिसमें एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, उसको मैं बाईपास करूंगा। केवल इस वाले लेक्चर में मेरा फोकस रहेगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे। गिवन पॉपुलेशन में, किसी भी गिवन पॉपुलेशन में फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ अ जीन एट अ लोकस और अ लोकस, हम लोग निकाल सकते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड। किसी भी जीन के एलील की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। कोई जीन जो ऑटोसोम पे है उसके 2 एलील एटलीस्ट, डोमिनेंट और रिसेसिव, ह्यूमन पॉपुलेशन या किसी भी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा तो। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल इसको बता रहा है अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। ठीक है, स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जीन पूल क्या? टोटल जीन्स एंड देयर एलील इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जीन्स और उसके एलील, उसका जो सम टोटल है वो जीन पूल है। रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसको हम जीन पूल कांस्टेंट रहता है, इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। द सम टोटल ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी, तो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। ठीक है जी, ये बता रहा आपका हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। आइए, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम पी एंड क्यू, डोमिनेंट एलील की, रिसेसिव एलील की। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल। अब आप जानते हैं किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई जीन है उसके 2 एलील हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो जेनेटिक मेकअप इंडिविजुअल का क्या हो सकता है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें क्रोमोसोम जो है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम जिस पे ये जीन, कंसर्न जीन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी 2 कॉपी हैं। तो इसका मतलब है ये जीन के 2 कॉपी उस ह्यूमन बीइंग के या उस ऑर्गेनिज्म के या उस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के, उसमें उसके जीनोम में इसकी अपीयरेंस कितनी बार होगी? क्योंकि डिप्लॉयड है, 2 जीनोम है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, तो किसी भी सेल में इसके 2 नंबर में होंगे, 2 कॉपी होंगी। अब चांस ये बन सकता है कि दोनों ही क्रोमोसोम पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील हो, या दोनों पे ही रिसेसिव एलील हो, या एक पे डोमिनेंट, एक पे रिसेसिव, एक पे रिसेसिव, एक पे डोमिनेंट। ये बन सकता है जी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हम लोग मानिए, हम लोग अपनी बात कर लें, हम लोगों में कोई भी जीन है उसकी 2 कॉपी हैं। जीन कहाँ है? जीन इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। हमारा डीएनए जो कंडेंस होकर बना देता है क्या? क्रोमोसोम।
हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, 1 to 23 एक पूरा सेट जो एक जीनोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 to 23 दूसरा एक पूरा सेट। दो सेट हैं, एक सेट हमें हमारी मदर से मिला, एक सेट हमें हमारे फादर से मिला। मदर से मिला वाया एग और फादर से मिला वाया स्पर्म। इन दोनों के फ्यूज़न से बना जाइगोट, और उस जाइगोट से हमें राइज हुए जब इसमें क्लीवेज डिवीजन और एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, अल्टीमेटली पार्चुएशन, चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड से आज की तारीख में हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो हमें है हमारे पास, हर किसी के पास 23 क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम मदर से और 23 क्रोमोजोम 23 क्रोमोजोम फादर से इनहेरिटेंस से हमको मिले। ओके जी। तो पर्टिकुलर 9 नंबर के क्रोमोजोम पे, मानिए 9 नंबर का जो क्रोमोजोम है उस पर कोई पर्टिकुलर जीन है, उस जीन की 2 कॉपी हैं आपके पास, क्योंकि क्रोमोजोम 9 नंबर के 2 हैं, एक फादर से एक मदर से। अब उस पर पर्टिकुलर ये जीन जिसकी बात हो रही है उसके 2 फॉर्म, 2 एलील हैं P एंड Q। तो इधर भी P डोमिनेंट, इधर भी डोमिनेंट, इधर भी रिसेसिव, इधर भी रिसेसिव, इधर डोमिनेंट, इधर रिसेसिव, या इधर रिसेसिव या इधर डोमिनेंट। ये कॉम्बिनेशन ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी ऑर्गेनिज्म के पास पॉसिबल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज P स्क्वायर। भाई एक पे अपीयरेंस उसकी फ्रीक्वेंसी जो है P है, एक क्रोमोजोम पे आने का चांस। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में, अगर आपसे हम कहें एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉपुलेशन में मानिए 100 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, तो 100 ऑर्गेनिज्म में 100 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो 200 क्रोमोजोम, पर्टिकुलर ये वाले क्रोमोजोम हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो मतलब इस जीन की जो कॉपी आई हैं वो 200 कॉपीज़ आई हैं। अब 200 कॉपीज़ में से 100 ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन हमने कम मान ली, 100 ऑर्गेनिज्म है, मेल हो भले फीमेल हो, ऑटोजोम की बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई का हम कंसीडर नहीं कर रहे, ऑटोजोम की बात कर लीजिए। ऑर्गेनिज्म 100 ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, इसका मतलब है पर्टिकुलर वो जो क्रोमोजोम है, जिस क्रोमोजोम पे ये पर्टिकुलर जीन सिचुएटेड है, जिसको हम कंसीडर करने जा रहे हैं, उस क्रोमोजोम की 200 कॉपीज़ हैं, हर किसी के पास 2। अब इन 200 कॉपीज़ में से 80 टाइम्स डोमिनेंट एलील आया है और 120 टाइम्स रिसेसिव एलील आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है किसी भी पॉपुलेशन में, इन अ गिवन पॉपुलेशन, हाउ मैनी टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एलील अपीयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट जीन। टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। कितने परसेंट आ गया जी? 40% अपीयरेंस है, या हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें 40% फ्रीक्वेंसी है डोमिनेंट एलील की और 60% फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव एलील की। इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकलती है। ठीक है जी, तो निकाल ली फ्रीक्वेंसी आपने। अब इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी निकालिए, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आपने कितनी निकाली थी? डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 40% निकाली थी। तो होमोजाइगस डोमिनेंट की आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट वाले होंगे। तो P है आपका 40% का मतलब P की फ्रीक्वेंसी कितनी? 40/100 मतलब 0.4। ठीक है, 40% का मतलब क्या? 40/100। 40% का मतलब 40/100। तो P की जो परसेंटेज था उसका 40% था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 0.4। ओके, P की फ्रीक्वेंसी 0.4। तो अगर हम आपसे ये कहें कि होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल कितने होंगे, वो होंगे P स्क्वायर। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो जाएगा। एक क्रोमोजोम पे उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4, तो दोनों जगह आने के चांस है ना, 0.4 इधर भी मल्टीप्लाइड कर दीजिए, P स्क्वायर कर दीजिए। तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी कितनी? 0.4 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 0.16। 0.16 को परसेंटेज में बदलिए, 16%। 16% का मतलब है 16 आउट ऑफ 100। 100 में से 16 इंडिविजुअल ऐसे होंगे, पर्टिकुलरली जो हमने एक उठाया हाइपोथेटिकल डाटा कि 100 में से 16 इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। हमारी कितने थे यहाँ पे जो हमने बात करी थी? इनिशियल पॉपुलेशन 200, मतलब 32 इंडिविजुअल इसमें ऐसे होंगे जो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर आपको दिखाएंगे। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ए इंडिविजुअल की P स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ
लोअर केस ए मतलब होमोजाइगस रिसेसिव की वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और फ्रीक्वेंसी हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी जो कि पी क्यू से, तो 2pq। भाई ये 2 बार चांस बन रहा है ना, 2 बार चांस बन रहा है कि इस वाले क्रोमोसोम पे पी हो, इस वाले क्रोमोसोम पे क्यू हो, या इस वाले क्रोमोसोम पे क्यू हो जो मदर से हमको मिला उस पे पी, जो फादर से मिला उस पे क्यू, या जो मदर से मिला उस पे क्यू, जो फादर पे मिला उससे पी। तो ये 2 बार चांस बन रहा है, तो ये 2pq हो जाएगी, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ हमारा एडिशन, 2pq, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और लॉ ऑफ एडिशन हमारा मैथ्स में आता है। तो अगर एक जगह आने की फ्रीक्वेंसी उसकी p है एक क्रोमोसोम पे, तो दोनों क्रोमोसोम पे आने की फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो p²। अगर एक क्रोमोसोम पे आने की फ्रीक्वेंसी p और दूसरे क्रोमोसोम पे आने की फ्रीक्वेंसी उसकी q, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जो बन सकते हैं 2 बार बन सकते हैं 2pq। पहले मल्टीप्लाई किया आपने pq, लेकिन एक बार चांस नहीं 2 बार बन रहा, तो 2pq। ठीक है, इसका हो जाएगा 2pq। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल, डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी p², होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी q², और ऐसे इंडिविजुअल जिनका कि जेनेटिक मेकअप ये है उनका हो जाएगा 2pq। ये क्लियर हो गया आपको। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील A, कैपिटल A with a frequency of p appears on both chromosome of a diploid individual is simply the production of probabilities। probabilities का प्रोडक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी एक पे आने की p, तो दोनों क्रोमोसोम पे आने की p²। सिमिलरली ऐसे इंडिविजुअल जो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी q²। दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q। ये तो बोला हार्डी-वेनबर्ग ने कि p प्लस क्यू कॉन्स्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है और 1 होता है। तो आप इधर होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर होल स्क्वायर कर दीजिए, p² प्लस q² प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन ये भी बन गई। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है जीन पूल क्या होता है, आपने याद रखना है जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपने याद रखना है कि हार्डी-वेनबर्ग ने क्या कहा। हार्डी-वेनबर्ग ने कहा कि किसी भी गिवन पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक कांस्टेंट रहती है एलील की फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट और स्टेबल रहती अगर 5 चीज़ें नहीं हो रही। 5 चीज़ें नहीं हो रही होंगी, वो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सी 5 चीज़ें, कौन से 5 फैक्टर हैं जो इसको डिस्टर्ब कर देंगे, एलील की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। अगर 5 प्रोसेस या 5 फोर्सेस एप्लीकेबल नहीं है तो ये फिक्स रहेगी। ठीक, ये समझ में आ गया आपके। और जीन पूल क्या है, जीन पूल सम टोटल ऑफ ऑल द जीन एंड देयर एलील इन अ गिवन पॉपुलेशन, वो है जीन पूल। और जीन पूल कांस्टेंट रहता है, ये है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इतनी बातें याद रख लीजिए, काम आपका चलेगा। कांस्टेंट जीन फ्रीक्वेंसीज ओवर सेवरल जनरेशन इंडिकेट दैट इवोल्यूशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। अगर ये जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में कांस्टेंट चली आ रही है तो इसका मतलब है इवोल्यूशन नहीं हो रहा। इन अदर वर्ड्स इवोल्यूशन अकर्स व्हेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज अपसेट। दूसरे शब्दों में हम बोलें तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम अगर बदल जाएगा, भाई जो जितने भी जीन और उसके एलील का नंबर अगर बदल जाएगा, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम अगर बदल जाएगा तो हम कहेंगे कि इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन इज डिपार्चर फ्रॉम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। इवोल्यूशन हो रहा है तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। When frequency measured differs from expected value, the differences indicate the extent। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू, भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू p.4 और q.6 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, और आपने कुछ जनरेशन के बाद इसको कैलकुलेट किया, p हो गई 0.1, q हो गया 0.9। जितना ज़्यादा डेविएशन उतना ज़्यादा इवोल्यूशन, उतना ज़्यादा चेंज। एलील फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू हाउ कॉमन एन एलील। एलील फ्रीक्वेंसी को यहाँ बताया गया क्या होती है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका। आइए अब एक क्वेश्चन लगाएं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन टेस्टर्स ऑफ पीटीसी पेपर इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव, पहले ही बोल दिया है नॉन टेस्टर पीटीसी पेपर के कौन है, होमोजाइगस रिसेसिव है। इन पॉपुलेशन इज 16%। किसी पॉपुलेशन में इनकी फ्रीक्वेंसी 16% है। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। देखिए, अब होमोजाइगस रिसेसिव आप जानते हो क्यू स्क्वायर है 16%। 16% तो आप क्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 4%। 4% का मतलब क्या, दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं 400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.04।
16% को आपने पहले 16% को पहले आप रुकिए 16% को पहले आप बदल लीजिए निकालने से पहले। 16% का मतलब 0.16, ठीक है ना। 16% का मतलब हो गया 16/100 0.16। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है 0.16, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 हो जाएगी। हाँ ठीक है, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 16% को, वो स्टेप गड़बड़ हो गया था। 16% इसने दे रखा है पॉपुलेशन में हमारे होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है, ठीक है। तो बेसिकली इसने आपको जो दे रखा है डाटा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16% दे रखा है। 16% को आप 16/100 भी लिख सकते हैं, 0.16 भी लिख सकते हैं। 0.16 क्यू स्क्वायर है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट कर दीजिए 0.16 तो आ जाएगी 0.4। क्यू की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई। अब आपके पास p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है। अब आपसे क्या पूछा गया, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल क्या होंगे, वो होंगे आपके p स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 0.6, तो 0.6 0.36 को आप लिख सकते हैं कितना 36% इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में क्या होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले होंगे। हो गया जी कैलकुलेट। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं और इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सर्टेन अफ्रीकन पॉपुलेशन 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया। तो होमोजाइगस जो रिसेसिव हैं वो सिकल सेल एनीमिया दिखा रहे हैं, 4% इसने बता दिया। क्यू स्क्वायर को इसने 4% बता दिया, तो 4% को आप कैलकुलेट कर लीजिए 4/100, तो ये हो गया आपका 0.04, ठीक है जी 0.04 हो गया। तो Q की वैल्यू आप निकाल लीजिए, अंडर रूट 0.04, 0.2 आ जाएगी। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 0.04 हो जाएगी Q स्क्वायर, ठीक है। तो Q की वैल्यू हो गई 0.2। अब आगे देखिए परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की अगर आपने निकाल ली Q की वैल्यू 0.0 पॉइंट कितनी आई थी, अभी हम लोगों ने निकाली थी 0.4%, ये थे 0.04, 0.2 आई थी Q की वैल्यू, ठीक है जी। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4% का मतलब 4/100 का मतलब 0.04। क्यू स्क्वायर था 0.04, क्यू कितना आया 0.2, तो पी की वैल्यू कितनी 0.8। अब हमने निकालना क्या परसेंट ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, कितना होगा 2PQ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 0.32, 32%। 32% इंडिविजुअल इस पॉपुलेशन में क्या है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। देखिए एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इज 0.6 डोमिनेंट एलील की, रिसेसिव एलील की 0.4, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस तो 2PQ दोनों ही दे रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 0.4 60 48 हो जाएगा, 0.48 आंसर, और इसी को आप लोग 48% भी कह सकते हैं। ओके, तो ये थे 3 हार्डी-वेनबर्ग के 5 फैक्टर जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट कर रहे हैं। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो पहला, जेनेटिक ड्रिफ्ट दूसरा, म्यूटेशन अगर हो जाएगा 3, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 4th एंड नेचुरल सिलेक्शन 5। ये 5 प्रोसेस हैं जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को चेंज कर देंगे। When a migration of section of population to another place take place and population occurs, population में चेंज हो जाए, पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। कुछ पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिज्म निकल के दूसरी जगह चले गए। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन, ठीक है। तो मानिए इंडिया में रहने वाले कुछ कहाँ चले गए, अफ्रीका चले गए, तो यहाँ के कुछ निकल के पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म इधर चले गए, तो बेसिकली कुछ जीन निकल के चले गए। तो एलील की फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन में, मदर पॉपुलेशन में भी, और ये जो दूसरी जगह गए वहाँ दोनों जगह एलील की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन न्यू पॉपुलेशन। न्यू जीन्स एलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। दिस वुड बी अ जीन फ्लो। जीन फ्लो हम तब बोलेंगे इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम। तो जीन माइग्रेशन एक बार निकल गया, जीन माइग्रेशन अगर बार बार कई बार रिपीटेडली हो रहा तो जीन फ्लो। इफ द सेम चेंजेस अकर्स बाय चांस, और ये बाय चांस हो जाए तब हम उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में बदल जाए बाय चांस तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। बाय चांस बदल जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए,
या वॉल्केनो इरप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, फॉरेस्ट फायर हो जाए, तो किसी भी तरह से अगर ये नेचुरल प्रोसेस से हो जाए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, और अगर इंटेंशनली हो रहा है तो जीन माइग्रेशन, और बार बार हो रहा है तो जीन फ्लो. समटाइम्स द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज. तो न्यू पॉपुलेशन में जहाँ जाके इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट बनाया, वहाँ पे अगर एक नई स्पीसीज़ आ जाए, ये एलील फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो कि नई स्पीसीज़ वहाँ से 2, 4, 5, 10, 8, 20 जनरेशन के बाद नई स्पीसीज़ सामने अस्तित्व में आ जाए, तब हम बोलेंगे जो लोग जाके वहाँ सेटल्ड हो गए थे उनकी वजह से ये हुआ, और इस इफेक्ट को हम लोग फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे. ठीक है जी. तो फाउंडर इफेक्ट भी डिस्कस हो गया, जीन फ्लो भी डिस्कस हो गया, जीन माइग्रेशन भी डिस्कस हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी डिस्कस हो गया. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ जाइए, आपको मिलने की पूरी उम्मीद है. वापस आ जाइए जहाँ से बात चालू करी थी. तो आपने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ जाइए, एडेप्टिव रेडिएशन पढ़ जाइए. आपने हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार आपको मिलेगा, और यहाँ से एवोल्यूशन ऑफ मैन एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपको डेफिनेटली मिलने वाला है. मिलता हूँ ब्रेक के बाद. गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.